नमस्ते। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों का दस्तावेज है। तो तैयार हैं इसकी खासियत के सफर पे चलने के लिए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है। ये वो समय, वो मेहनत और वो जुनून है जो भारत की बुनियाद रखने वाले इस दस्तावेज को तैयार करने में लगा था। सोचिए, एक एक शब्द पर कितनी बहस हुई होगी, एक एक पन्ने में कितने सपने बुने गए होंगे। और नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, वो अपने हर नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा और व्यापक दस्तावेज बना रहा था। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी क्यों। ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान का इतना बड़ा होना कोई कमी नहीं, बल्कि भारत की जो जबरदस्त विविधता है उसी का एक आईना है। जरा सोचिए, हजारों साल पुराना इतिहास, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां और धर्म, इन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, एक धागे में पिरोने के लिए एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट की जरूरत थी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, परखा और वहां से बेहतरीन विचारों को भारत के लिए चुना। अक्सर एक बात कही जाती है कि हमारा संविधान तो बस दुनिया भर से नकल किया गया है, लेकिन सच कहूं तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। निर्माताओं ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने हर अच्छे विचार को लिया और उसे भारत की मिट्टी, यहाँ के लोगों और यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। मिसाल के तौर पर देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया। क्यों? क्योंकि हम उस सिस्टम से पहले से वाकिफ थे। वहीं हर नागरिक की आज़ादी के लिए मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली गई। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखा गया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ नकल नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रेरणा थी। तो ये तो हुई प्रेरणा की बात। अब देखते हैं कि इस संविधान ने पावर को, यानी सत्ता को कैसे बैलेंस किया। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि शासन चलाने का कैसा शानदार ढांचा तैयार किया गया। सवाल बहुत बड़ा था, है ना, कि इतने विशाल, इतने विविध देश को चलाया कैसे जाए। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसका जवाब उन्होंने भारत के एक बहुत ही अनोखे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर में ढूंढा। यहाँ एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। भारत न तो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ फेडरल है और ना ही ब्रिटेन की तरह यूनिटरी। एक तरफ केंद्र और राज्यों के बीच ताकतों का बंटवारा है, जो कि एक फेडरल फीचर है, लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत केंद्र, पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता जैसी चीजें देश को मजबूती से एक साथ जोड़े रखती हैं। भारत ने अपनाया पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो सरकार देश चला रही है वो हवा में नहीं है, वो संसद से ही निकली है और उसे संसद को ही जवाब देना पड़ता है। यानी कार्यपालिका और विधायिका में एक सहयोग और समन्वय बना रहता है। और यहीं एक और कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ संसद है, जो कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास न्यायिक सर्वोच्चता है। वो ये देखता है कि संसद का बनाया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं, मतलब किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो ये तो हो गई सरकार चलाने की बातें, लेकिन इस संविधान का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है, ये सबसे जरूरी सवाल है। अब बात करते हैं उस वादे की जो ये संविधान अपने लोगों से करता है। और यहीं पर हम संविधान के दिल तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए कोई रूल बुक नहीं है, ये तो इस देश के लोगों के लिए आजादी का, हक का और सम्मान का एक चार्टर है। और इस वादे की बुनियाद क्या है? वो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी किसी से छीन नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं और हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। संविधान में 2 तरह के वादे किए गए हैं। एक है मौलिक अधिकार। ये वो हक हैं जो हमें आज अभी मिले हुए हैं, और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं, एक लक्ष्य है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है, कैसा बनाना है। और अधिकारों के अलावा भी कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान बनाती हैं, जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं। फिर ये कि भारत एक सेक्युलर देश होगा, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। और हां, सबसे बड़ी ताकत
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट देगा, अपनी सरकार चुनेगा। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। एक दस्तावेज जो 75 साल पहले लिखा गया, वो आज की तेज रफ्तार दुनिया में कैसे काम कर रहा है? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है कि हमारा संविधान बांस के पेड़ की तरह है, इतना मजबूत कि अपनी जड़ों पर सीधा खड़ा रहे, लेकिन इतना लचीला भी कि वक्त की तेज हवाओं के साथ झुक सके, बिना टूटे। और ये लचीलापन आता कहाँ से है? ये आता है अमेंडमेंट प्रोसेस से, यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया से। हमारे निर्माताओं ने इसे इतना समझदारी से बनाया कि संविधान को बदलना ना तो बच्चों का खेल हो और ना ही नामुमकिन। ये वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का संविधान म्यूजियम में रखने वाली कोई पुरानी किताब नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो इस देश के साथ साथ सांस लेता है, बड़ा होता है और बदलता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि 21वीं सदी की इन नई चुनौतियों के बीच ये 75 साल पुराना दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आगे का रास्ता कैसे दिखाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।